गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रांस की क्रांति। किसी भी देश में क्रांति अकस्मात नहीं होती है। क्रांति तब होती है जब उस देश की जनता मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के शोषण एवं उत्पीड़न से त्रस्त होकर सहन शक्ति के सामर्थ्य को खो बैठती है। तब जन असंतोष उग्र से उग्रतर होता चला जाता है और फिर अचानक विस्फोट होता है। तब क्रांति हुआ करती है। फ्रांस की क्रांति भी इसका कोई अपवाद नहीं थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र झा के शब्दों में फ्रांसीसी राज्य क्रांति इतिहास की सिर्फ एक घटना ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कई बार लड़ा गया। मसलन 1830 ईस्वी से तथा 1848 ईस्वी की क्रांतियाँ और 1870 ईस्वी के कम्युनों की क्रांति। अब हम बात करते हैं इसमें क्रांति के पूर्व का इतिहास कैसा था फ्रांस का। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश था और संभवतः इंग्लैंड के बाद उसी की गणना हमेशा की जाती है यूरोप में। 14वें लुई के शासनकाल, जो कि 1643 से 1715 ईस्वी में फ्रांस यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली देश हो गया था। उसने युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया, सामंतों की अवशिष्ट शक्ति का दमन किया और राज्य की संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित किया। राज्य में कोई भी शक्ति ऐसी न रह गई जो किसी तरह उसका विरोध कर सके। परंतु 14वें लुई के युद्धों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया। सरकार पर भारी कर्ज हो गया। उसकी मृत्यु के बाद 15वें लुई ने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। वह स्वयं तो अयोग्य, आलसी और विलासी था ही, उसके मंत्री भी वैसे ही अयोग्य निकले। दरबार के विलासी जीवन तथा युद्धों के कारण उसके शासनकाल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती गई, परंतु उसने उसे सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बात करते हैं अब इसी में लुई 16वां, जिसका समयकाल 1774 से 1792 ईस्वी रहा है। लुई 16वां फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। लुई 15वें की मृत्यु के उपरांत 1774 ईस्वी में वह फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। उसे फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य का शासक चलाने योग्य आवश्यक शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त नहीं हो पाया था। राजा बनते समय वह एक भला तथा सद्भावना वाला व्यक्ति था और उसकी नैतिकता तथा कर्तव्य परायणता भी बड़ी चढ़ी थी, परंतु उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था। वह व्यक्ति को परखने की योग्यता से वंचित था। वह अपने से प्रभावशाली लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। अपने शासन के प्रारंभिक काल में वह बुद्धिमान राजनीतिज्ञ तुर्गों के प्रभाव में रहा, परंतु बाद में उस पर उसकी पत्नी का प्रभाव बढ़ गया, जो उसके और पुरातन व्यवस्था दोनों के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इस लुई 16वें की रानी आंतवानेत के बारे में। लुई 16वें की पत्नी रानी मारी आंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई के राज्याभिषेक के समय वह केवल 19 वर्ष की थी। चूँकि यूरोप की राजनीति में ऑस्ट्रिया फ्रांस का शत्रु था, अतः फ्रांसीसी लोगों को शुरू से ही यह वैवाहिक संबंध पसंद न आया और वे रानी को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते रहे। मारी आंतवानेत काफ़ी सुंदर और उत्साही महिला थी और लुई के विपरीत उसमें बहुत से गुण भी विद्यमान थे, परंतु उसमें बुद्धि का अभाव था और लुई के विपरीत उसमें बहुत से
अभाव था और उसकी निर्णय शक्ति का दायरा सीमित था। रानी बनने के बाद वह हटी होती गई, अनाप शनाप खर्च करने लगी। उसमें घमंड और अहंकार की मात्रा बढ़ती गई। वह आमोद प्रमोद की शौकीन बनकर भोग विलास में डूबती चली गई। उसका आचरण भी ठीक न था और इसकी वजह से शीघ्र ही वह समूचे फ्रांस में आलोचना का विषय बन गई। उसके चारों ओर स्वार्थी और चापलूस लोगों का घेरा बना रहता था, जो उसे हमेशा गलत सलाह देने में दक्ष थे। अब बात करते हैं फ्रांस के अंदर तुर्गों के सुधार कार्य। लुई सेल्वे ने शासक बनते ही तुर्गों का अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो अपने युग का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था और उसमें असाधारण साहस तथा योग्यता थी। उसने लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर रहते हुए फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का अथक प्रयास किया। उसने उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के लिए इस क्षेत्र को आर्थिक स्वतंत्रता तथा सुविधाएं दिलवाने तथा कष्टप्रद दरों में कमी करने का प्रयास किया। फ्रांस के दिवालियेपन को दूर करने के लिए उसने राजा के सामने 2 उपाय रखे। पहला, सरकारी व्यय में कमी और दूसरा, सार्वजनिक धन की वृद्धि। सरकारी आय को बढ़ाने के लिए कृषि, उद्योग तथा व्यापार को बहुत से प्रतिबंधों से मुक्त करना जरूरी था। तुर्गों ने बहुत से अनावश्यक खर्चे कम करके काफ़ी धन की बचत कर ली, परंतु इससे वे सभी लोग उसके शत्रु बन गए जो अब तक उस अनावश्यक खर्चे पर ही शान शौकत का जीवन बिता रहे थे। इसके साथ ही तुर्गों ने खाद्य सामग्री के व्यापार पर लागू बहुत से प्रतिबंधों को हटाकर अनाज के व्यापार में स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू किया। तुर्गों ने व्यावसायिक श्रेणी का अंत कर दिया। इससे कारीगरों तथा दस्तकारों के नेता उसके शत्रु बन गए। इससे कारीगरों तथा दस्तकारों को नए नए उद्योग खोलने का प्रोत्साहन मिला। तुर्गों के इस कदम से सटोरियों तथा श्रेणियों के किसानों को नेता उसके शत्रु बन गए। तुर्गों ने कोरवी नामक कर को भी समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत किसानों को बिना मजदूरी के सड़क पर काम करना पड़ता था और किसान लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब किसानों को इस कार्य के लिए पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई। इस धन की पूर्ति के लिए कुलीन वर्ग तथा अन्य भूस्वामी वर्ग पर एक समान कर लगाए गए। अंत में जब 1776 ईस्वी में मार्च में तुर्गों ने कई विशेषाधिकारों को समाप्त करने, राज्यों के करों में कमी करने, नमक कर हटाने, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने आदि कई प्रस्ताव रखे तो समस्त विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग उसके विरुद्ध हो गया। उन्होंने रानी मारी को अपने पक्ष में कर लिया और रानी और कुलीनों ने मिलकर लुई पर दबाव डाला कि वह तुर्गों को मंत्री पद से हटा दे। लुई अपनी रानी के आग्रह को टाल न सका और उसने विवश होकर योग्य मंत्री को हटाना पड़ा। अब बात करते हैं नेकर का कार्यकाल। तुर्गों की पदच्युति से सुधार का मार्ग पुनः बंद हो गया। उसके स्थान पर नेकर को नियुक्त किया गया। वह एक चालाक बैंकर था और उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेकर ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का तो पूरा प्रयास किया, परंतु उसने असंतोषजनक सामाजिक प्रश्नों को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। संयोग से इसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया। नेकर ने राजा को सलाह दी कि यदि फ्रांस ने खुल्लम खुल्ला इसमें भाग लिया तो फ्रांस का दिवालियापन और भी अधिक बढ़ जाएगा, परंतु राजा ने उसकी बात ना मानी और सरकार ने लोगों से भारी कर्ज लेकर भी अमेरिकी उपनिवेशों को सहायता पहुंचाई। नेकर ने भी तुर्गों का अनुसरण करते हुए सरकारी खर्चों में कमी का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उसने राज्य के आय व्यय के आंकड़े अपनी रिपोर्ट सहित प्रकाशित करवा दिए। इससे दरबारी और कुलीन लोग उसके शत्रु बन गए। अब तक किसी भी मंत्री ने सरकारी आय व्यय के आंकड़ों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया था और यह भी कहा गया था कि इसके बदले में वे किसी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं करते। एक बार पुनः कुलीनों ने रानी से विनय की और एक बार पुनः रानी के प्रभाव में आकर लुई को अपना वित्त मंत्री, जो कि इस बार नेकर था, उसे भी हटाना पड़ा। अब बात करते हैं उसके नए मंत्री कैलोन के बारे में। कैलोन के कार्य। 1781 ईस्वी में नेकर के बाद कैलोन को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया।
वस्तुतः उसकी नियुक्ति कुलीन वर्ग की तीव्र इच्छा के कारण ही की गई थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलीनों की इच्छा अनुसार कार्य करने वाला दूसरा वित्त मंत्री और कोई नहीं हुआ। कैलोन जिस वर्ष मंत्री बना, सरकारी बजट में लगभग 16 करोड़ 20 लाख फ्रैंक का घाटा था। कैलोन ने इस समस्या का समाधान कर्ज लेकर किया। इसके लिए उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया, जिससे आकर्षित होकर लोगों ने सरकार को कर्ज दे दिया। परंतु कुछ वर्षों बाद कर्ज मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया और कहीं से कर्ज मिलने की संभावना भी नहीं दिखी। कैलोन ने भी अब राजा को सलाह दी कि ऐसा कर लगाया जाए जिसे तीनों वर्ग के लोग को समान रूप से चुकाना होगा। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को यह पसंद न आया और वे कैलोन के विरोधी हो गए। कैलोन ने समझदारी से काम लिया और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ई स्टेट्स जर्नल की मांग। कैलोन के उपरांत लोमनी द बिने को अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया। उसके प्रयत्नों के उपरांत भी फ्रांस की आर्थिक दशा में थोड़ा बहुत सुधार भी नहीं हो पाया। अतः विवश होकर उसने राजा को नए कर लगाने का सुझाव दिया। राजा ने नए कर लगाने की स्वीकृति दे दी, लेकिन पेरिस की पार्लिमा ने इन करों का घोर विरोध किया और इन्हें अपने रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब तक नए कर अथवा नए नियम पार्लिमा के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाते, तब तक उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। पेरिस की पार्लिमा का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो इन्हें अदा करते हैं। अतः इसके लिए ई स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। राजा ने पार्लिमा को आतंकित करने की दृष्टि से एक बार उसे भंग कर दिया और उसके सदस्यों को बंदी बनाने की सोचने लगा, परंतु जनता ने पार्लिमा का जोरदार समर्थन किया और सेना ने उसके सदस्यों को बंदी बनाने से इनकार कर दिया। विवश होकर राजा ने पुनः पेरिस की पार्लिमा को बुलाया, परंतु इस बार भी उसने नए करों को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रांतों की विभिन्न पार्लिमाओं ने भी पेरिस की पार्लिमा का समर्थन करते हुए ई स्टेट्स जर्नल के अधिवेशन की मांग की। समूचे फ्रांस ने इस मांग का समर्थन किया, फिर भी लुई सोल्वे ने कुछ दिनों तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने नेकर को पुनः अर्थमंत्री नियुक्त किया, परंतु अब काफ़ी देर हो चुकी थी। नेकर भी समस्या को हल करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था, परंतु अब का अंत में राजा को जनता की मांग के सामने झुकना पड़ा। राजा का झुकना इस बात का संकेत था कि अब निरंकुश शासन का समय निकट भविष्य में ही समाप्त होने वाला है। ई स्टेट्स जर्नल। ई स्टेट्स जर्नल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी, जिसका प्रथम अधिवेशन सम्राट फिलिप द फेयर ने सन 1320 में बुलवाया था, परंतु 1614 ईस्वी के बाद से लेकर क्रांति के पूर्व तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इस संस्था का मुख्य काम शासन को परामर्श देना था, न कि कानून निर्माण करना। इसमें पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण के प्रतिनिधि लगभग बराबर संख्या में बैठते थे, किंतु विचित्र बात यह थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ न बैठकर वर्गों अथवा श्रेणियों के हिसाब से पृथक पृथक बैठते थे और व्यक्तिगत रूप से मत न देकर श्रेणियों के अनुसार मत प्रदान करते थे। अर्थात एक श्रेणी का एक ही मत माना जाता था और कुल 3 श्रेणियाँ थीं और कुल मत भी 3 ही थे। जिस किसी योजना अथवा प्रस्ताव को 2 श्रेणियों की स्वीकृति मिल जाती, वह ई स्टेट्स जर्नल द्वारा स्वीकृत समझा जाता था। बहुधा ऐसा होता था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी अपने 2 मतों से तृतीय श्रेणी को परास्त कर देते थे और जिसमें तृतीय श्रेणी में साधारण श्रेणी के जो लोग होते थे वही। लुई सोल्वे ने ई स्टेट्स जर्नल को बुलाना स्वीकार कर लिया, परंतु उस समय फ्रांस में कोई जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस संस्था के संगठन, निर्वाचन तथा मताधिकार आदि के बारे में जानकारी रही हो। अतः इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुराने सरकारी कागजातों का गहन अध्ययन करके संस्था के प्रतिनिधियों के निर्वाचन आदि के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय संपूर्ण फ्रांस में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा
चल रही थी। एक तो यह है कि क्या पहले की भांति 3 श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी। दूसरा यह कि क्या पहले की भांति पृथक पृथक बैठकें होंगी और प्रत्येक श्रेणी का एक ही मत माना जाएगा, अथवा तीनों श्रेणियों की सम्मिलित सभा होगी और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की व्यवस्था होगी। अर्थमंत्री नेकर यह चाहता था कि किसी प्रकार पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कर देना स्वीकार कर ले। उन्हें आतंकित करने अथवा सर्वसाधारण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसने सम्राट को सलाह दी कि तीसरी श्रेणी के सदस्यों की संख्या दुगनी कर दी जाए। सम्राट ने उसकी बात को मानकर तीसरी श्रेणी के प्रतिनिधियों की संख्या को दुगना कर दिया, परंतु एक साथ बैठने की बात भविष्य के लिए टाल दी गई और यह बात घातक सिद्ध हुई। इसी समय लुई सोल्वे ने मतदाताओं को भी यह कह दिया कि वे अपनी शिकायतों अथवा जो सुधार चाहते हैं उसका एक लेखा तैयार करके अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को दें। इस प्रकार से तैयार किए गए स्मृति पत्र को फ्रांसीसी भाषा में काहियर अथवा केहियर कहा जाता है। अंत में 5 मई 1789 के दिन वर्साय में ई स्टेटस जर्नल का अधिवेशन बुलाया जाना तय हुआ। अप्रैल मास में ई स्टेटस जर्नल के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीनों श्रेणियों ने पृथक रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। तीसरी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आयु 25 वर्ष थी और जो प्रत्यक्ष रूप से कोई कर देता था, को मत देने का अधिकार दिया गया था। तो हमने ये देखा इससे अंदर क्रांति के पूर्व फ्रांस का जो इतिहास रहा है वो किस तरीके से रहा। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो विश्व की एक महान क्रांति रही है उसके कारण क्या थे, किस किस तरीके से वो घटनाएं घटी जिसके वजह से कि फ्रांस की क्रांति का आगाज़ हुआ।